नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल शीर्ष अदालत ने शिक्षा मित्रों की याचिका को ठुकरा दिया। इसके साथ ही यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। गुरुवार को 3 जजों की पीठ ने शिक्षा मित्रों की याचिका खारिज कर दी। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ी राहत मिली है, तो साथ ही इससे अब प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की। शिक्षा मित्रों के संघ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें यूपी टीईटी के तहत 69,000 शिक्षकों की बहाली का मुद्दा उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका है। राम जन्मभूमि परिसर के समतलीकरण का काम चल रहा है और इस दौरान कई पुरातात्विक मूर्तियां, खंबे और शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि मलबा हटाने के दौरान कई मूर्तियां और एक बड़ा शिवलिंग मिला है। राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कहना है कि समतलीकरण के दौरान काफी संख्या में पुरावशेष यथा देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश, आमलक, दोरजाम और 5 फीट आकार की नक्काशी युक्त शिवलिंग की आकृति मिली है। पिछले 10 दिनों से श्री राम जन्मभूमि पर मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम प्रारंभ किया है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंबे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। इसके फोटो और इसके संबंध में एक लिखित वक्तव्य अयोध्या के प्रेस को दिया गया है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया, समतलीकरण शुरू हो रहा है और इस समतलीकरण में बहुत सी ऐसी धरोहर मिली हैं जो प्राचीन काल की हैं, जो अमूल्य हैं। उनको संकलन करके एक जगह रखा जा रहा है और यह एक प्रकार से जो चाहिए कि भगवान के मंदिर में प्राचीन मंदिर रहा और उसमें जो अभी अवशेष मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे, बहुत अमूल्य हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारे ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट के उत्साह है। इसलिए कि इतना कोरोना का आपत होने के कारण से तमाम परेशानियों के साथ साथ और राम मंदिर निर्माण का कार्य जो है समतलीकरण के कार्य शुरू हो गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्य की अक्सर सराहना करने के साथ अपनी ही पार्टी पर लगातार उंगली उठाने वाली विधायक अदिति सिंह को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के रायबरेली सदर क्षेत्र की युवा विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस के प्रवासी कामगारों की मदद करने के लिए बसों का बेड़ा लगाने के मामले में कांग्रेस पर उंगली उठाई थी। मैं ये नहीं कह सकती कि किसको मैं जिम्मेदार मानती हूँ, पर हाँ मुझे लगता है कि जिन्होंने ये सूचियाँ बनाई हैं, जो भी कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में जहाँ भी ये लिस्टें बनी हैं, उनको ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से जुड़ी हजारों प्राथमिकी दर्ज हो रही है, जिनसे लगता है कि यह कोई चिकित्सकीय नहीं बल्कि आपराधिक समस्या है।
उन्होंने कहा कि पृथकवास केंद्रों की बदहाली और उनके प्रति बीजेपी सरकार की भेदभावपूर्ण नीति की वजह से लोग वहां जाने से डर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपाई अपना संकीर्ण चश्मा बदलें। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से जुड़ी हजारों प्राथमिकी जहां पर दर्ज हो रही है और इनसे लगता है कि यह कोई चिकित्सकीय नहीं बल्कि आपराधिक समस्या है। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता पुनीत मोहन फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से जुड़ी जो भी प्राथमिकी दर्ज हो रही है उससे लगता है कि ये कहीं चिकित्सकीय नहीं बल्कि आपराधिक समस्या बन चुकी है। तमाम अपडेट चाहेंगे इस बाबत। देखिए, सीधे तौर पे इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर से जो भी शिकायतें आ रही हैं वहां की बदहाली को लेकर के और सरकार द्वारा जो वहां पर असुविधाएं हो रही हैं लोगों को, उसको लेकर के उन्होंने तंज कसा है और सीधे तौर पे एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि प्राथमिकी दर्ज हो रही है। कोरोना वायरस से जुड़ी हजारों प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं अब तक, जैसे ये कोई चिकित्सकीय नहीं बल्कि आपराधिक समस्या है। सरकार क्वारंटीन सेंटर जो है उनकी बदहाली पर ध्यान नहीं दे रही है। भेदभावपूर्ण नीति की वजह से लोग वहां जाने से डर रहे हैं। भाजपाइयों को अपना चश्मा बदलने की जरूरत है और सीधे तौर पे एक एकांतवास केंद्र की बदहाली और उनके प्रति भाजपा सरकार की जो भेदभावपूर्ण नीति है उसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है और सीधे तौर पे तंज कसा है कि कहीं ना कहीं सरकार को क्वारंटाइन सेंटर की ओर ध्यान देना चाहिए। और जो जमात के लोग थे जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है उस पर भी उन्होंने तंज कसा है। इसीलिए उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा हुआ है कि भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है। सीधे तौर पे कहीं ना कहीं सीएम अखिलेश इस समय के जो मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर उन पर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पे इस योगी सरकार ने साफ किया था कि जितने भी जमाती हैं जो जानबूझ करके कोरोना वायरस संक्रमण जिनको हुआ और उन्होंने सरकार को अपडेट नहीं दिया, इसके बारे में छिपाए रखा और बाद में सरकार ने उनको वहां से निकाला और उनका चिकित्सीय इलाज किया गया, ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज होगी। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सीधे तौर पर इस पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। जी पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तमाम ये बातें अपने ट्वीट के जरिए कही है, क्या माना जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोरोना की अब एंट्री हो चुकी है? देखिए, सीधे तौर में उत्तर प्रदेश में अब कोरोना ने सियासत का रंग ले लिया है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी ट्विटर वार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सियासी रंग है, क्योंकि 2022 में चुनाव भी यहां पर होने हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं हर अवसर का लाभ हर पार्टी उठाना चाहती है। जैसे समाजवादी पार्टी सीधे तौर पे जो जमात के लोग हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, सरकार ने उनके ऊपर मुकदमा लिखाया, उनके पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं कि भेदभावपूर्ण नीति अपना रही योगी सरकार। प्रियंका गांधी दूसरी तरफ बसों को लेकर के लगातार सरकार पर हावी हैं और मायावती लगातार कांग्रेस को और कभी बीजेपी पर तंज कसती हुई नजर आती है। एक सियासी रंग हो गया है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं 2022 की अपनी अपनी एक जगह बनाने की कोशिश हो रही, वोटरों को लुभाने की कोशिश हो रही है, चाहे वो किसी धर्म विशेष के लिए हो या श्रमिकों के लिए हो। किसी भी तरीके से जो राजनेता है वो ये मौका, ये अवसर गंवाना नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो लॉकडाउन के उल्लंघन, जमाखोरी और कालाबाजारी को काबू करने के लिए जिस तरह से पूरे प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ साथ अगर हम बात करें पार्टियों की, तो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, तो साथ ही साथ अन्य कांग्रेस के जो नेता हैं उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और इस बार योगी सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। धन्यवाद पुनीत, तमाम जानकारी देने के लिए। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और युग पुरुष कहे जाने वाले महान नेता स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन श्री पेरबंदूर में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस दिन को कांग्रेस पार्टी के द्वारा शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेठी और कांग्रेस का पुराना नाता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की कर्मस्थली अमेठी रही है। उनको भी अमेठी से बहुत ही लगाव था और अमेठी वालों को भी कहीं न कहीं अपने नेता से असीम प्रेम रहा है। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी जनपद के सभी तहसील और ब्लॉक पर आज स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि अलग अलग तरीके से मना रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय गुप्ता की अगुवाई में मुसाफिर खाना क्षेत्र के निजामुद्दीनपुर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही उनके बताए रास्ते पर चलने और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया।
भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी अमेठी पूर्व सांसद की शहादत दिवस की आज हम लोग उनको सशक्त नमन अभिनंदन करते हैं। ये कार्यक्रम जिले के हर ब्लॉक में हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। राजीव गांधी जी की सोच बहुत ही ऊंची थी, चाहे एटीएम की लाने की हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षण केंद्र के बारे में सोचा जाता हो। इसी उपलक्ष्य में हम लोग इनको याद करते हुए आदरणीय जी को यहाँ पर सैनिटाइजर, मास्क और विभिन्न जगह पर इनका कार्यक्रम चल रहा है। इसी के चलते हम लोग राजीव जी को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और हार्दिक। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आज जौनपुर में 16, आजमगढ़ में 15, रामपुर में 10, बस्ती में 6, उन्नाव में 5, कानपुर में 3 समेत और कई जिलों में संक्रमित केस मिले हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 5301 पर पहुंच गई। बुधवार को लखनऊ में एक संक्रमित के साथ प्रदेश में 3 अन्य की मौत भी हो गई थी। इसके बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 127 हो गया। जौनपुर में एक साथ कोरोना के 16 नए मामले सामने आए, सभी प्रवासी मजदूर हैं। डीएम दिनेश कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की। जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या 48 हो चुकी है। इसमें 11 ठीक हो चुके हैं, जबकि एक की मौत हुई है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में रहने वाले रिटायर्ड बैंक कर्मचारी की ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में कोरोना के चलते मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग अब कोरोना संक्रमित मृतक के मोहल्ले को सील कर घर घर थर्मल स्क्रीनिंग कराए जाने का दावा कर रहा है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि घर में रहने वाले 71 साल के रिटायर्ड बैंक कर्मी आखिर कोरोना संक्रमित कैसे हुए, इसका जवाब स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। हालांकि कोरोना से बुलंदशहर के व्यक्ति की यह दूसरी मौत है। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। सुमित नाम है जी। ये मित्तल साहब जो जिनकी अभी मृत्यु हुई है, कि किसी से कहीं तक आपको अंदाजा ऐसा लगा कि इनकी कोरोना से मृत्यु हुई है, कोरोना कैसे संभव है इनको? जी, जिस हिसाब से इन्होंने अपने आप को अंदर कर रखा था, कमरे में बंद थे, और इस हिसाब से हमें मोहल्ले में किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ना कोरोना हो सकता है। और सबसे ज़्यादा ये अपने आप को सेफ करके रखते थे, मास्क लगा के घर से बाहर ना निकलना, जो भी सामान लेना उसको धोना, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने आप को कवर कर रखा था। तो इनकी कब तबीयत खराब हुई? इनकी जो तबीयत का खराब होने का जो टाइम है जी, वो 1 वीक के अंदर के समथिंग आया है। क्या इनकी दिक्कत आई स्वास्थ्य में? स्वास्थ्य में इनको लूज मोशन बताए थे जी। लूज मोशन बताए थे? हाँ। तो कहाँ पर इनको पहले चेकअप करवाया? जी, इन्होंने चेकअप, इनके भैया जी रहते हैं रायबरेली में जी, वो भी डॉक्टर हैं जी, उनसे इन्होंने सलाह मशवरा करके दवाई गोली ली है। बस सर, आगे क्या प्लानिंग है इस पर? आगे ये है कि यहाँ पर जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट और हाई और लो क्लोज कॉन्टैक्ट, हाई रिस्क और लो रिस्क हैं, तो उनकी दोबारा सैंपलिंग कराई जाएगी। यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट इलाके को सील भी किया जा सकता है, इलाके को सील भी किया जा सकता है इस क्षेत्र को। इसको दोबारा स्क्रीनिंग करा के कराई जाएगी। सील करा सकते हैं? हाँ, सील भी करा। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि जो आदमी होम क्वारंटाइन है, एक तरीके से घर में ही रहता है और 24 आवर्स उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है, तो क्या लगता है कि ये संक्रमण कहाँ से आया? नहीं, संक्रमण के लिए उन्होंने जो हिस्ट्री जो मुझे अभी तक प्राप्त हुई है, वो उसमें ये सडन उनको एकदम लूज मोशन हुए हैं, और पुरानी हिस्ट्री शायद लंग्स की इन्होंने बताई है, पता मालूम चला है। तो और एज भी 71 और 72 के आसपास थी इनकी, तो संक्रमित हो सकते थे। संक्रमित हो सकते हैं वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये उठता है कि जो भी बहुत गंभीर बात है कि संक्रमण का पता नहीं पड़ पा रहा है कि ये कहाँ से संभव हो सकता है। ये नहीं मालूम चल पाया कि कैसा हुआ, उसको पता करते हैं। लगातार लॉकडाउन और तमाम सख्ती के बाद भी उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी नहीं आ रही, बल्कि अब कोरोना के केस और भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों के बढ़ने के पीछे का मुख्य कारण राज्य में लौटे प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को माना जा रहा है। और इसी क्रम में बाराबंकी जिले में कोरोना पॉजिटिव के 95 नए केस सामने आने के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। कई घंटे की मशक्कत के बाद प्रशासन द्वारा सभी नए हॉटस्पॉट को सील करने की कार्रवाई शुरू कराई गई,
तो वहीं पॉजिटिव पाए गए मरीजों को नए बनाए गए मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करने की कार्रवाई देर रात तक चलती रही। इसके अलावा आज शहर के बाजार की सारी दुकानें पूरी तरह से बंद कर दी गई। और इन 95 में से 46 तो ऐसे लोग हैं जो पूर्व में 6 हमारे पॉजिटिव आए थे, उनके ये नज़दीकी कॉन्टैक्ट हैं और ये सभी लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में या शेल्टर होम में पहले से ही थे। और बाकी जो 49 लोग हैं वो विभिन्न जो अन्य प्रांतों के हॉटस्पॉट जनपद हैं, जैसे अहमदाबाद है, मुंबई, सूरत, पुणे इत्यादि, इन सब जगहों से आए थे। तो ये क्योंकि हम लोग ने पहले से ही इनको हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट होने के नाते चिन्हित करके रखा था और इनकी सैम्पलिंग की थी, तो इन 95 लोगों को सभी को कल हिंद अस्पताल में जो हमारा L1 अटैच सेंटर है वहाँ पे इनको स्थानांतरित कर दिया गया है। देखिए, नॉर्म के हिसाब से जो भी हॉट स्पॉट है वो पूरी तरह से सील हो जाता है, बंद हो जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का व्यापार, किसी भी तरह का एक्टिविटी परमिसिबल नहीं होती है। वहाँ पर सरकारी व्यवस्था के तहत हम लोग सब्जी, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन जो इलाके हॉट स्पॉट नहीं हैं वहाँ पर दुकानों पर खुलने का कोई प्रतिबंध नहीं है। व्यापार मंडल से और जो संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, साफ़ सफाई का पालन हो, लोग मास्क पहन कर ही आएँ। यहाँ तक कि कोई भी आदमी अगर मास्क पहने नहीं है तो उसे दुकान में एंट्री न दी जाए। ताजनगरी आगरा में लॉकडाउन 4 का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के लिए जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए थे कि आगरा की जनता से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए, लेकिन उसके बावजूद लोग अपने घरों से बेवजह निकल रहे हैं। आगरा पुलिस के आला अधिकारियों को आदेश जारी किया गया था कि जो लोग बिना वजह अपने घरों से निकले उनके खिलाफ 188 के तहत कार्रवाई की जाए। मगर आगरा के सीतानगर रामबाग हॉटस्पॉट इलाके की अगर बात करें तो यहां पर लोग लॉकडाउन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजनगरी आगरा में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना पॉजिटिवों की संख्या को लेकर आगरा शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन को पालन कराने के लिए आगरा के जो हॉट स्पॉट हैं वो 44 हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के सीतानगर इलाके के हॉट स्पॉट के रामबाग चौराहे पर। आप देख सकते हैं लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई है और लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो लोग हैं वो बिना वजह आप आते जाते देख सकते हैं। जो बात कही जा रही कि वाहनों पर जो दोपहिया वाहन है उस पर केवल एक ही व्यक्ति को अनुमति दी जाएगी, तो आप देख सकते हैं बाइकों पर भी जो है खुलेआम जो 3-3 सवारियां हैं वो बैठी देखी जा सकती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग जो है लॉकडाउन 4 का आगरा शहर में पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं, जो कोरोना पॉजिटिवों की जो संख्या है, तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आगरा के लोग जो है लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। आगरा से कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ पुष्पेंद्र शर्मा, ANV न्यूज आगरा। वहीं चंदौली में बरहनी ब्लॉक अंतर्गत अमड़ा के भोलापुर में ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से भोलापुर गांव भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन फेल हो गया। तो वहीं गरीबों को आज तक ना ही कोई आवास मिला और ना ही कोई शौचालय। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे गांव में एक भी हैंडपंप नहीं है। अब ये देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन भ्रष्टाचारियों ने पूरे गांव को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। आपको बता दें, मीडिया की टीम जब अमड़ा गांव में पहुंची तो गांव की स्थिति को देखकर हतप्रद हो गए। गांव में आज भी कच्ची सड़क पर चलने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। तो वहीं बरसात के दिनों में ग्रामीणों को कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एक भी शौचालय प्रधान और सरकार ने नहीं बनवाया है। हमारे यहाँ तो बहुत जगह वीडियो यहाँ भी शिकायत हुआ था, DM यहाँ तक पहुँच गया था कागज, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं आया। शिकायत किए हुए कितना दिन हो गया है? करीब सर 1-1.5 महीने इधर हो गया था बीच में, और उधर 2-3 महीना पहले भी किया गया था। उसके बाद भी अभी तक कोई नहीं आया? जी, कोई न अधिकारी नहीं आया, न कोई कार्रवाई हुई। न मोदी सरकार की योजना है स्वच्छ भारत मिशन, और देख रहे हैं इस गांव में अभी तक एक भी शौचालय नहीं बना है।
क्या प्रधान द्वारा या वीडियो द्वारा खाते में पैसा नहीं भेजा गया था? भेजा गया था सर, लेकिन उस पर कोई जो है सुनवाई नहीं हुआ कार्रवाई। और जो भी पैसा किसी के खाते में आवास के लिए भेजा गया था उसमें से प्रधान ने किसी तरह से उनका पैसा निकलवा कर भी ले लिए थे। प्रधान पैसा ले लिए खाते से? आज तक ले जो है पैसा भी ले लिए और वो आवास भी नहीं बना, न शौचालय बना। अब देख रहे हैं महाराज, यही समस्या तो है। एक कुआं है और गली है सब। यहाँ पे हैंडपंप है कि नहीं पानी पीने के लिए? कहाँ है? आप देख रहे हैं, आप यहीं पर खड़े हैं, देख रहे हैं कि है कि नहीं है? पूरे गांव में कोई हैंडपंप नहीं है? नहीं साहब, यह कहाँ है? शौचालय की क्या स्थिति है गांव में? शौचालय की स्थिति बहुत खराब है, एक को नहीं है। पूरे गांव में एक भी शौचालय नहीं? एक भी नहीं है। यहाँ पे ग्राम प्रधान कौन है? वह है कानूआ भैया, वह का हो का नाम है? प्रमोद। वो आते हैं कि नहीं है? नहीं आते हैं। किसी अधिकारी से शिकायत किए थे आप लोग इस समस्या को लेके? शिकायत तो वीडियो से किए थे और कोई आया नहीं? नहीं साहब, वो नहीं आए। लॉकडाउन के चलते मजदूरों के घर आने का सिलसिला लगातार जारी है, तो वहीं मजदूरों के साथ ऐसी घटनाएं अपनी एक अलग व्यथा को बता रही है। एक और मजदूर इस कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसी घटनाएं मजदूर रामकिशोर प्रजापति ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह अन्य मजदूरों के साथ ट्रेन से झांसी तक आए थे। इसके बाद हम प्रवासी मजदूर झांसी से जालौन के लिए प्राइवेट बस के जरिए जालौन स्थित स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में स्थित अस्थायी क्वारंटीन सेंटर भेजे गए। मजदूर और अन्य मजदूरों के मुताबिक उनके सभी बैग और अन्य सामान को बस के चालक और परिचालक ने बस की छत पर रखवाया। जालौन पहुंचने पर जब उन्हें उनका सामान दिया गया तो बैग कटे हुए थे, जिसमें जेवरात और नकदी गायब थी। राजकिशोर। कहाँ से आ रहे थे आप? महसाणा वाली गाड़ी से आ रहे थे, कड़ी से, गुजरात। उसमें सामान कहाँ पर आपकी चोरी हुआ? सामान झांसी से और उरई के बीच में चोरी हुआ। झांसी से उरई के बीच में किस वाहन से आ रहे थे आप? हम ये जो वहाँ पे पुलिस वालों ने प्राइवेट गाड़ी करी थी उससे आ रहे थे। अच्छा, सामान क्या क्या गया उसमें? सामान हमारे 3 बच्चों की वो हाय थी और 2 पैरों की पायल थी और एक हमारी वाइफ की पायल थी। 5000 रुपये थे। फिर इसकी सूचना आपने दी? इसकी सूचना इमरजेंसी कॉल पे कॉल किया हूँ, किसी ने कॉल उठाया नहीं है। 2-3 बार कॉल किया, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या। वहीं सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कोतवाली देहात इलाके में शातिर गौ तस्कर को ढेर किया है। आपको बता दें, गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान बदमाशों ने एक पुलिसकर्मी को चाकुओं के वार से घायल कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश की मौत हो गई, तो वहीं बाकी के साथी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल घायल सिपाही को जिला अस्पताल से हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया है। वहीं सीतापुर जिले में बदमाशों ने पुलिस चौकी से महज 200 मीटर दूर घर में धावा बोलकर परिवार के 4 लोगों को बंधक बनाया और असलहे के बल पर नकदी और गहने लूट लिए। वारदात का विरोध करने पर गृहस्वामी को गोली मार दी गई। गुरुवार तड़के रामपुर कला थाना क्षेत्र के सरैया राजा साहब में हुई वारदात के बाद असलहाधारी मौके से भाग निकले। पुलिस ने देर से नाकाबंदी कराई, इसीलिए बदमाश पकड़े नहीं जा सके। एसपी LR कुमार ने मौका मुआयना किया और परिवार के लोगों से घटना से जुड़ी जानकारी ली। सीओ सिंधौली अंकित कुमार का कहना है कि घटना को लेकर डकैती का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। जल्द ही इस वारदात का खुलासा कर लिया जाएगा। तो इनके पापा थे, वो अपने कमरे में थे, तो उनसे कुछ पूछ जांच नहीं किया, क्योंकि वो भी सो रहे थे। तो हमने जब चाबी नहीं किया तब तक हमारा भैया निकल आया, तो उसने भी हाथ जोड़ा, कहीं चाबी नहीं है। तो कहीं झूठ बात तुमने कहा, हम कसम खाते मेरे पास चाबी नहीं है। तो कहीं हम मारने आए नहीं है, तो हमने कुछ नहीं कहा, भाई मारने नहीं आए हो।
तो उसके बाद फिर ये इनके पापा को धक्का दिया। जब ये धक्का दिया तो जौन हमारे हाथ में था वो उन्होंने मारा इनको। ठीक। फिर उन्होंने गोली भी चलाई? फिर हाँ, गोली चलाई, 2 गोली चलाई तो एक मिस हो गई और दूसरी उसके लाग गई। तो मारा उसके बेटे के लगी है? हाँ, सीने पे मारा था, लेकिन वो इधर निकल गए तो इसके यहाँ पे लगा। अच्छा। और पति को भी मारा पीटा है? हाँ, उनको भी मारा है। उनके क्या मारा? कहाँ? उनके यहीं पर जहाँ हमारे चोट लगी वैसे उनके भी। क्या मार? पीछे का जो बट मार दिया? हाँ। अच्छा। उधर अमेठी में जनपद मुख्यालय गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जिस पर कोतवाली पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। यह ताजा मामला बिसुरा गांव का है, जहां मामूली सी बात को लेकर दबंगों ने दुकान पर बैठे 2 लोगों को पीट कर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए, जिसमें 2 लोगों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने एक व्यक्ति की नाजुक हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। क्या नाम है? पुष्पेन सिंह। पुष्पेन जी, क्या हुआ? क्या मामला हुआ? मामला ये था सर कि जो है हमारे चाचा चुकोटी की दुकान बैठे हुए थे बिसुरा गांव में। तो वहाँ पर संजय के कुछ आदमी लोग आए, गुट्टे से मारने लगे। हम लोग बचाने पहुंचे, फायरिंग करने लगे। मैंने बहुत बेतुका मार दिए हैं। तो आपने एप्लीकेशन दिया? वो 100 नंबर बुलाए थे 112। उसके बाद अब थाने जा रहे हैं। किसको किसको चोट आई है? हमारे भाई साहब को अतुल सिंह और मेरे चाचा को जगदीप बहादुर सिंह। ज़्यादा चोटें आई हैं? हाँ, बहुत बेतुका मार दी। तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर रेफर करने बोल रहे हैं। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।